अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ मैं पढ़ाई लिखाई एकेडमी पर। और जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था, मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपने अहबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और ऐसे ही जो हमारा दूसरी गज़ल है हमारे चैप्टर में, मिर्ज़ा गालिब की वो गज़ल है। और पहले हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बारे में जानने के बाद में हम अपनी गज़ल पर आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव सवालात हैं, आप एक और वहाँ पर जो चैनल है सालार उर्दू, उस पर भी जाकर देख सकते हो, जहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करा रखा है। सिर्फ आप गज़ल देख सकते हो, बाकी आपके चैप्टर में नहीं है, जो होगा इसी के ऊपर दिया जाएगा। देखो शुरुआत करते हैं हम मिर्ज़ा गालिब। देखो जो मिर्ज़ा गालिब थे, अपने वक्त के बड़े ही बहुत अच्छे शायर थे। और ये जो जितने भी शायर गुजरे हैं, तो आप उनकी गज़लों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बड़े नवाब रहे होंगे, कि हमारे बुजुर्ग लोग भी बड़े रोमांटिक बुजुर्ग थे, ऐसे नहीं थे। और इनका जो जन्म है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको नोट करनी है, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब दोनों एक ही शहर में पैदा हुए हैं, आगरा में। कहाँ पैदा हुए हैं? आगरा। ये आपको याद रखना है, मिर्ज़ा गालिब भी और मीर तकी मीर भी। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुआ और मिर्ज़ा गालिब भी आगरा में पैदा हुआ। कब पैदा होते हैं? 1797 ईस्वी में। कब होते हैं? 1797 में, 27 दिसंबर 1797 में। और इनकी जो वफात है 15 फरवरी 1869 ईस्वी। क्या हो जाती है? इनकी वफात हो जाती है। देखो आगरा में पैदा होता है और दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है? वफात हो जाती है। और जो मीर तकी मीर थे वो आगरा में पैदा होते हैं और लखनऊ में उनकी क्या होती है? वफात होती है। तो इनकी जो एक गजल है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, वो गजल हम आज पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको क्या रखना होगा हालात जिंदगी में? मिर्जा गालिब की नाम क्या है उसका? मिर्जा असदुल्ला खां। क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां। तखल्लुस क्या है इसका? गालिब। पहले अपना तखल्लुस असद करते थे, पहले अपना तखल्लुस क्या करते थे? असद। बाद में इन्होंने क्या किया? गालिब। क्या किया भाई? गालिब। ये चीज याद रखनी है, पहले अपना तखल्लुस असद किया करते थे और बाद में उन्होंने जो इख्तियार किया था वो गालिब था। पैदाइश, पैदाइश की जगह पर आपको जन्म भी लिख सकता है और आपको विलादत भी लिख सकता है। विलादत भी पैदाइश को कहते हैं। 1797 ईस्वी में, दोनों तरीके से लिख दिया है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट होगा, वफात। वफात कब हुई इसकी? 1869 ईस्वी में। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। असल नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां। और तखल्लुस क्या? गालिब। पहले तखल्लुस क्या फरमाते थे? असद। और इसके बाद देखो मिर्जा गालिब की विलादत यानी पैदाइश जो है अकबराबाद आगरा में हुई। जब वो 1801, देखो 1801 भी है और 1802 भी है। ये बहुत कई किताबों में 1802 दे रखा है, 1801, लेकिन 1802 को ज्यादा सही माना है। यानी 1802 ईस्वी में गालिब की उम्र 4 साल की थी, जब उनके वालिद का क्या हो गया? गोली लगने से मौत हो गई। यानी उनके वालिद का इंतकाल हो गया, गोली लगने से उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। यानी बचपन में ही वालिद के साये से दूर हो गया। उसके बाद गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की थी। जिसमें क्वेश्चन आता है कि गालिब की परवरिश किसने की थी? उसके चचा ने की थी, जो उसका नाम था नसरुल्लाह बेग। इसके बाद देखो मिर्जा की शादी, जो मिर्जा गालिब था उसकी शादी उमराव बेगम से होने के बाद वो दिल्ली में आ बसे। यानी उनकी जो शादी है किससे हुई थी? उमराव बेगम से हुई थी। और शादी होने के बाद में वो कहां पर आ गए थे? दिल्ली आ गए थे। जाहिर सी बात है, दिल्ली में उसकी ससुराल थी। कहाँ गए थे? दिल्ली आ गए थे। यानी जब शादी हो गई दिल्ली में उमराव बेगम नाम की एक लड़की से, तो दिल्ली में आ गए। और उनको दिल्ली वालों ने नौशा कहकर बुलाते हैं। दिल्ली वाले क्या कहकर बुलाते थे? नौशा कहकर। जिनकी वजह से उनकी जो उर्फियत थी नौशा पड़ गई। जो उनकी उर्फियत थी क्या थी? अरफियत क्या थी? पहचान क्या थी? नौशा के नाम से पड़ गई। दिल्ली के अदबी माहौल में उनकी शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई और बहुत जल्द गालिब ने एक अलग ही पहचान बना ली और आला अदबी मुकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़म व नसर दोनों पर यकसा कुदरत रखते हैं।
जो मिर्जा गालिब थे वो नसर और नज़म दोनों पर क्या यकसा यानी बराबर की कुदरत रखते थे। इसके बाद देखो नसर व नज़म दोनों में गालिब का अंदाज बहुत मुनफरद यानी अलग था। मुनफरद कहते हैं अलग। ख्याल की बुलंदी, मजमून आफरीनी और सोखी उनके कलाम की खसूसियात है। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उनकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। यानी जो उनकी शायरी है, उनकी शायरी में दुनिया के जो गहरे ख्यालात हैं, उनके मसलों का हल मिलता है। ये वही गालिब है जिसने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। यानी जो गालिब थे वो कहते हैं कि जो उनकी जो शायरी है, उनके जो इंसानी वजूद और दुनिया के गहरे मसलों का क्या मिलता है, इसमें बयान मिलता है। इसके बाद देखो गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे इतने बड़े ही फनकार थे। अपने कलाम की वसीयत के साथ साथ गालिब अपनी सन्नाई और तबाही के लिए भी हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया, वही मर्तबा उनकी नसर को भी हासिल है। यानी एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, गालिब गज़ल के लिए मशहूर नहीं थे। उसको नज़म और नसर दोनों पर बराबर कुदरत थी। और नसर के अंदर उन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे हैं। यानी खतूत की शुरुआत ही मिर्ज़ा गालिब ने की थी। और गज़ल का और नज़म का तो तुम जानते ही हो कितने बड़े शायर रहे हैं। और इसके बाद देखो दीवाने गालिब एक इसकी वो है, उसमें बामुश्किल 2000 अशार होंगे, लेकिन गालिब हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। यानी दुनिया के बड़े बड़े शायरों में इनकी गिनती की जाती है। देखो उनके खतूत के दो मजमुए थे, एक का नाम था उर्दू मोल्ला और औदे हिंदी के नाम से साई हुए। यानी जो उसके खतूत के दो मजमुए थे वो किस नाम से साई हुए? औदे हिंदी। यानी जो उनके खतूत थे दो मजमुए थे। कितने मजमुए थे? दो मजमुए थे। उर्दू मोल्ला और औदे हिंदी के नाम से साई हुए। देखो अगर पूछा जाए गालिब के कितने खतूती मजमुए थे? दो थे। दो कौन कौन से? पहला था उर्दू मोल्ला, दूसरा कौन सा था? औदे हिंदी। इसमें दोनों में लगभग टोटल जो है 900 खतूत हैं। कितने हैं? 900 के तकरीबन क्या है? 900 खत हैं। एक चीज आप याद रखना, जो गालिब थे वो नसर नज़म दोनों पर बराबर की कुदरत रखते थे। वो जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े वो फनकार भी थे। और दूसरी चीज ये एक हमारी जो गज़ल है उसका अशार है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ लिख दिया है। इसके बाद देखो गजल शुरुआत करते हैं मिर्जा गालिब की। गजल तुम जानते ही हो, गजल के लघु मायने हैं औरतों से बातचीत करना या उनकी खूबसूरती बयान करना। और अरब में जो आशिक लोग हुआ करते थे वो अपनी माशूकाओं को सरापा खींचते थे। और जो वो अरब में माशूक लोग अपनी महबूबाओं से जो बातचीत किया करते थे, यानी इजहार मोहब्बत किया करते थे, उसको हम तगज़ुल कहते हैं। क्या कहते हैं? तगज़ुल कहते हैं। और उसी मोहब्बत में बोले गए अशार यानी जो शायरी बोली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गजल कहते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इनका एक शेर है और शेर बहुत अच्छा है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। सबसे पहले आप रदीफ और काफिया देख लीजिए। मैंने कहा था जो गजल के अंदर कॉमन हो यानी एक जैसा हो उसको हम रदीफ कहते हैं। जैसे नहीं आती नहीं आती, ये क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रदीफ हो जाएगा। और जो इसके अंदर बर है और नजर है, ये क्या हो जाएगा? काफिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद बर आना, कोई उम्मीद बर नहीं आना यानी उम्मीद का पूरा ना होना। और एक आया है कोई सूरत नजर नहीं आना, यानी इसका मतलब तो यह है सीधा सीधा कि मुझे अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, कोई मुझे अब ऐसी कोई तदबीर नजर नहीं आ रही जो मेरा काम हो जाए। अच्छा, बात दरअसल क्या थी? बात दरअसल ये थी, जो गालिब थे उनकी एक शादी भी हो गई थी। शादी होने के बावजूद वो और किसी से मोहब्बत किया करते थे दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो जब घर पे आते थे, घर पे जब ये अशार बोला करते थे अपने बीवी से, किससे बोला करते थे? अपनी बीवी से बोला करते थे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। वो अनपढ़ थी, वो इतनी समझदार नहीं थी, उसको वो समझ में नहीं आता था, इसीलिए यानी कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। यानी उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मेरी अब जो है
मेरे महबूब से मुलाकात नहीं हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मोहब्बत मेरी हाथों से छिन रही हो। ये गालिब का कहना था। अब देखो हवाला, शायर व सिन्फ का हवाला जो किस तरीके से देना है। ये शेर मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है, ठीक है, ये बात हम भी जानते हैं। शेर की जगह पे आप मतले भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखो तस्रीह किस तरीके से की है। मिर्जा गालिब गजल के इस मतले में कहना चाहते हैं कि अब मुझे अपनी कामयाबी की कोई तदबीर नजर नहीं आ रही है, और ना ही मुझे अब मेरी कोई उम्मीद पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब एक लफ्ज आया कामयाबी। अब देखो वो कोई आईएएस या आरएस का एग्जाम तो फाइट कर नहीं रहा था, लो मुझे अब कामयाबी नहीं आ रही है। कामयाबी जो उसकी थी वो मोहब्बत थी। क्या थी? मोहब्बत थी। इसके बाद देखो, यानी मिर्जा गालिब को अपनी मोहब्बत अपने हाथों से दूर जाती हुई नजर आ रही है। ये इस शेर का मतलब है। पहले मतले का ये मतलब पूरा कंप्लीट हो गया कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अगला शेर देखते हैं। अगला शेर देखो कितना अच्छा है कि मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर कह रहे हैं मिर्जा गालिब कि मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यानी मिर्जा गालिब कह रहे हैं कि मौत का एक दिन तय है, ये तो मुझे पता है, और फिर भी मुझे रात भर क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही। अब देखो इस शेर में शायर क्या है, जानबूझकर अनजान बन रहा है, इसीलिए इसमें जो सनत आएगी तजाहुल आरिफाना आएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कह रहा है कि शायर के मुझे मौत की डर की वजह से नींद नहीं आ रही है, उसे जो नींद ना आने की वजह यह है कि उसे अपने महबूब की बहुत ज्यादा क्या आ रही है? याद आ रही है। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब कोई इंसान किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, किसी भी चीज से, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपने माँ बाप हो, चाहे कोई भी शे हो, जिससे कोई इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो वो उसके लिए बेचैन हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेचैन हो जाता है। जब एक इंसान किसी के लिए मोहब्बत करता है, किसी से मोहब्बत करता है, चाहे वो दुनियावी मोहब्बत हो, चाहे वो दीनी मोहब्बत हो, तो जब वो मोहब्बत करने लगता है तो उसको फिर नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। अच्छा, दीनी एतबार से हम देखेंगे, आशिक रसूलों को नींद नहीं आती, जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं उनको नींद नहीं आती। मेरा मानना यह है जो दुनिया की मोहब्बतें हैं उनमें रुसवाइयाँ होती हैं। इसलिए मेरा एक शेर है, मैं कहता रहता हूँ कि खुदा के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, कि खुदा के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं। कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में तो है रुसवाइयाँ, कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में तो है रुसवाइयाँ, मगर उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं। तो ये दुनिया की जो मोहब्बतें जितनी भी मिलेंगी आपको, उसमें रुसवाइयाँ मिलेंगी, बदनामियाँ मिलेंगी। अगर आज के दौर में आप लोग मोहब्बतें तलाश करोगे तो वो सब झूठ है, अगर आप झूठ पे चलता है। तो इसीलिए आप किसी भी लड़की या लड़के का इस चीज़ से एतबार ना करें कि कोई हमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा। ये दुनिया है, यहाँ पर कोई सब झूठ पर चलता है, और सबसे बड़ा झूठ ये चलता है कि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी तफसील से है, इतना टाइम है नहीं है जो तुम्हें बताने के लिए, और शॉर्टकट में जितना जल्दी हो जाए उतना हम करेंगे। यानी मौत का एक दिन है, एक दिन मोइन है, नींद तो रात भर नहीं आती। मोइन कहते हैं तय है, और फिर भी मुझे रात भर क्या नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। नींद ना आने की वजह है उसकी महबूब, उसे अपनी महबूब की क्या आ रही? याद आ रही है। देखो ये शेर निसाब में शामिल उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर मिर्जा गालिब की गजल से माखोज है, यानी लिया गया है। अब तस्रीह देखते हैं, इसकी तस्रीह में क्या कह रहा है। देखो इस शेर में सनात तजाहुल आरिफाना का इस्तेमाल किया गया है। देखो सनात तजाहुल आरिफाना, जब शायर जानबूझकर अनजान बनता है, जानबूझकर क्या बनता है? अनजान बनता है, तो उसे हम तजाहुल आरिफाना कहते हैं। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मौत का एक दिन तय है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आती। शायर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौत की डर की वजह से नींद नहीं आ रही। उसने ये चीज जाहिर भी कर दी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी तुम सोच रहे हो कि शायर को मौत के डर की वजह से नींद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बल्कि मुझे नींद इस वजह से नहीं आ रही है कि मुझे मेरे महबूब की याद में नींद नहीं आ रही है। ये शेर का मफहूम है कि मुझे मेरे महबूब की याद में क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। वो उसे याद कर रहा होगा, जाहिर सी बात।
उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला जो शेर है, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। ठीक है, आगे जो है फारसी का लफ्ज है, आगे का मतलब है पहले। क्या है? पहले, यानी फारसी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। गालिब ने फारसी से शुरुआत की थी और वो कहते हैं कि आगे यानी पहले मुझे अपने दिल के हाल पर क्या आती थी? हंसी आती थी, और अब मुझे किसी बात पर क्या नहीं आती? हंसी नहीं आती। वेरी सिंपल है, शेर में उसका मतलब छुपा हुआ। इस शेर में गालिब कह रहे हैं कि पहले मुझे अपने दिल के हाल पर क्या आती थी? हंसी आती थी। वो ऐसे आती होगी, मान लो किसी को मोहब्बत में देखता होगा, उनकी दीवानगी को देखते वो हंसता होगा। जब उसे खुद मोहब्बत हो गई तो उसके दिल ने क्या करना बंद कर दिया? हंसना बंद कर दिया। यानी आगे आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। देखते हैं हवाला तस्रीर में क्या निकलता है। ये शेर मिर्जा गालिब गजल से लिया गया, ये तो ठीक है, तस्रीर देखते हैं ना। तस्रीर में देखो, ये इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं कि पहले मुझे अपने दिल के हाल पे हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे किसी बात पर नहीं हंसी नहीं आती है। यानी जब हम मोहब्बत के साये से दूर थे तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं रहती थी। तो जब तक इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मोहब्बत से दूर है तो उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है, किसी भी चीज का कोई गम नहीं है। लेकिन जैसे उसकी जिंदगी में मोहब्बत दखल अंदाजी करेगा तो वो बेचैन हो जाएगा। तो यही बात कहना चाहता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में मोहब्बत ने कदम रखा तो हमारी हंसती खेलती जिंदगी एक जिंदा लाश बन गई। उसके बाद हंसी हमेशा के लिए कहीं गुम सी गई, यानी खो सी गई। एक इंसान जब दिल दे बैठता है तो वो अपनी हंसी को खो बैठता है, अपने सुखों को खो बैठता है। तो ये इसका हवाला है। अगर इसके एक चीज और याद रखना, ऑब्जेक्टिव मेरे जहन में नहीं रहे थे, लेकिन तुम्हारे पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव को आपको जाकर देख लेना है। सालार उर्दू जो एक चैनल है, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हो। यानी वहां पर ऑब्जेक्टिव करवाए गए हैं। यानी वहां पे आप देखोगे, जो कोई उम्मीद पर नहीं आती, हस्ती अपने हबाब की सी है, जो दो गजल हैं एक बशर नवाज के, उनके तुम ऑब्जेक्टिव वहां जाकर देख सकते हो, जिनको उर्दू में मारूजी सवालात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारूजी सवालात। ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे। अब देखो इसके बाद में कह रहा है कि एक इंसान की हंसती खेलती जिंदगी एक जिंदा लाश बन गई। और कहते हैं ना कि एक शायर कहता है कि मेरे खुद का ही शेर है कि मोहब्बत एक कब्रिस्तान है, जहां पर मोहब्बत एक कब्रिस्तान है अकील, जहां पर जिंदों को नहीं मुर्दों को दफन किया जाता है। तो इसके बाद देखो शायर अगली बात कह रहा है, अगला शेर कह रहा है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर कह रहा है कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी वजह है जो मैं चुप हूं, वरना बोलना तो मेरे पास भी आता है। अच्छा, ये शेर कैसे सिचुएशन में था? ऐसे था जैसे मान लो ये मिर्जा गालिब है और इसके जो आसपास ये दुनिया वाले खड़े हैं। कौन खड़े हैं भाई? दुनिया वाले। इसे तंज कस रहे हैं। क्या कस रहे हैं भाई? इसे तंज कस रहे हैं। बार बार क्या दे रहे हैं? इसका ताना दे रहे हैं। यानी वो कह रहा है शायर के है कुछ ऐसी बात जो चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती। कहने का मतलब ये है, अभी थोड़ा इसको चालू हो जाने दो, तो जो हमारी पूरी गजल है उसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और वो कहता है कि मुझे अब कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि जो मुझे कामयाबी की, और कामयाब होने के लिए कोई आईएएस का एग्जाम दे नहीं रहा, वो मोहब्बत में कामयाब होने के लिए बोल रहा है। इसके बाद कहता है कि मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर कह रहे हैं कि जो मौत का जो दिन है वो एक दिन तय है, आनी है, लेकिन मुझे फिर भी रात भर क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। वजह उसने बयान की है। वजह क्या बयान की है? वजह यह बयान की है कि मुझे मौत के डर की वजह से नींद नहीं आ रही, बल्कि उसे अपने महबूब की याद में क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। हम चल रहे थे, है कुछ ऐसी ही बात जो मैं चुप हूं, यहीं पर थे ना, कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं वरना क्या बात करनी आती। तो जो इसकी सिचुएशन थी ये थी, ये मिर्जा गालिब है और इसके आसपास जो दुनिया वाले खड़े हैं, और ये इसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है यानी मासूका खड़ी है। अब ये इसको तंज कस रहे हैं। क्या कस रहे हैं? तंज। तंज कहते हैं ताना देना।
अब ये लोग इसे ताना दे रहा और ये खामोश है, चुपचाप है, और वो कह रहा है कि है कुछ ऐसी बात कि जो मैं चुप हूं। बात क्या है? बात यह है कि उसकी महबूबा खड़ी है, इसलिए वो क्या है, चुप है। वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना बात करना तो मेरे पास भी आता है। फिर देखो, ये शेर मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया तसरी। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि है कोई ऐसी ही बात जिसकी वजह से मैं क्या हूं, खामोश हूं, वरना बात करना और बोलना तो हम भी जानते हैं। यानी शायर अपनी महबूबा से मुखातिब होकर कहता है यानी अपनी महबूबा से मुखातिब होकर कहता है कि अगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता, अगर मेरा दिल तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार ना होता, तो मैं दुनिया की जरूर जवाब देता, मैं दुनिया को जरूर जवाब देता। लेकिन अब मेरी मोहब्बत की वजह से सब कुछ सुनना पड़ रहा है, वरना बोलना तो मैं भी जानता हूँ। ये कहा था मिर्जा गालिब ने कि कहते हैं ना, जो दुनिया की मोहब्बत है वो इंसान को खामोश कर देती है, ठीक उसी तरीके से। इसके बाद देखो, लास्ट जो शेर है मक्ते है, बड़ा शानदार है, और कह रहा है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इस शेर के याद रखना, अगर तुमसे पूछा जाए इसके कितने मफहूम है, यानी दो मफहूम बयान किए गए हैं, कितने, दो, और दोनों मफहूम मैं आपको बता देता हूं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये खुद से ही मुखातिब होकर कह रहे हैं, गालिब तू काबा किस मुंह से जाएगा, तुझे शर्म नहीं आएगी वहां जाते हुए। अब इसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। पहली वजह तो यह है कि वो समझता है कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। दूसरी वजह यह है कि काबा वो लोग जाते हैं जो अल्लाह से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता ही नहीं हूं, मैं तो दुनिया से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मुझे शर्म आएगी। ये दो मफहूम है इसके, इस शेर के। यानी ये शेर मिर्जा गालिब की गजल से लिया गया है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और तस्रीर देखते हैं इसकी कि इस मक्ते में गालिब खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि काबा वो लोग जाते हैं जो खुदा से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी महबूबा से यानी दुनिया से मोहब्बत करता हूँ। पहला मफहूम यहां तक हो गया। इसके बाद देखो, इसलिए मुझे काबा जाने में शर्म आती है। और दूसरा मफहूम यह है, गालिब खुद से मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अब मुझे काबा जाने से शर्म आती है। अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इस वजह से कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, मगर शर्म तुमको नहीं आती। और अच्छे से तो देखो गाली भी बता सकते हैं, और जो मरने के बाद ही पूछ सकते हैं, अब तो इससे जाने के लिए मरना पड़ेगा, तो तभी जाके पूछेंगे इस शेर का तस्रीर क्या है। लेकिन जो दुनियावी एतबार से वो तस्रीर मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये आपकी जो गजल है, ये दो गजलें कंप्लीट हो गई हैं, और इनके जो सवालात हैं वो और करा देते हैं आपको कंप्लीट। यहां तक तो तस्रीर हो गई, अब इनके सवालात और देख लीजिए आप, है ना। सवालात ये है, सवाल नंबर पहला, कोई सूरत नजर नहीं आती से क्या मुराद है? कोई सूरत नजर नहीं आती से मिसरे से शायर की ये मुराद है कि कामयाबी यानी मोहब्बत हासिल करने की कोई तदबीर नजर नहीं आती, ना ही कोई रास्ता और ना ही कोई राह नजर नहीं आ रही है। मतलब यह है कि अब उससे उसे अपनी उम्मीद पूरी होने के लिए कोई तदबीर नजर नहीं। साफ सीधी बात यह है, आपको ये याद रखना है कि कोई सूरत नजर नहीं आती से मतलब यह है कि अब उसे अपनी मोहब्बत पाने के लिए कोई नया तरीका, कोई सोच, कोई नजर नहीं आ रही। दूसरे शेर का मफहूम बयान कीजिए। दूसरा शेर में क्या है? शेर का मफहूम यह है कि शायर को मालूम है कि एक दिन क्या आएगी, मौत आएगी। दूसरा शेर क्या था? कि मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये था। तो उसका मफहूम यह है कि मौत का एक दिन तय है, आएगी, और उसका दिन तय है, इसके बावजूद नींद क्यों नहीं आती है? उसकी वजह यह है कि उसको मोहब्बत के एक सैलाब ने बेचैन कर रखा है, जिसकी याद में वो पल पल तड़प रहा है, और उसको सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैन है, जिसकी वजह से रात भर नींद नहीं आ रही है। ये किसका कहना है? गालिब का कहना है। और गालिब ने अपने मफहूम के हिसाब से बताया। सवाल नंबर 3, काबा जाने से शायर क्यों शर्म क्यों आ रही है? काबा जाने से क्यों शर्म आ रहा है? तो आपको जवाब देना होगा, काबा जाने से गालिब को शर्म इसलिए आती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अपनी महबूबा से करता है। दूसरी बात यह है कि दुनिया की नज़र में गालिब ने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसकी वजह से गालिब को काबा जाने से शर्म आती है।
तीसरी बात यह है कि गालिब खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, ज़िंदगी में बस गुनाह ही गुनाह किए हैं, इसलिए मुझे हज करने के लिए काबा जाने में शर्म आती है। दो मफहूम उन्होंने बयान किए हैं। एक चीज़ और हमेशा याद रखना है आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव और आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। एक तुम्हारे एग्जाम में क्या आएंगे, मारूजी सवालात आएंगे। क्या आएंगे, मारूजी सवालात आएंगे। और इतना टाइम नहीं था तो उसको आप जाकर, एक चैनल हमारा है उर्दू का, मेरा सालार उर्दू, कौन सा है, सालार उर्दू, फिर बार बार बता रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और इस पे उर्दू की सारी चीजें कंप्लीट आएंगी। तो इसमें जाकर आपको क्या करना है, वहां पर जाकर सबसे पहले तो सब्सक्राइब भी कर देना है। उसके बाद में आपको वीडियो में जाकर ऑब्जेक्टिव देखने हैं दोनों गजलों के। एक तो तुम्हारी उम्मीद भर नहीं आती और एक है तुम्हारी को हस्ती अपने अहबाब की सी है। एक है तुम्हारा ए शरीफ इंसान हो। यानी जो 3 चैप्टर हैं उसमें से तीनों के तुम्हें क्या देखने, मारूजी सवालात देख लेने हैं, कंप्लीट करवा रखे हैं, उस पर आसानी हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं मायने। क्या पढ़ लेते हैं, मायने। उम्मीद भर ना आना यानी उम्मीद पूरा ना होना। सूरत, तदबीर या तरीका, मोइन, तयशुदा, मगर, शायद, आगे यानी पहले, ये इसके क्या हो गए, मायने हो गए। अमली काम ये हो गया कि इसमें इस गजल में बर, नजर, भर, पर, ये क्या है, काफिया है। ये सारी चीजें कंप्लीट है। और ये जो है हमारा एक जो गजल खुद की है उसमें मतलब दे रखा है कि दर्द दिल मत पूछना अकील, बाकी कुछ है भी नहीं, इससे अच्छा कुछ मत पूछना। तो ये था हमारी जो गजल थी। और मिर्जा गालिब की जो गजल कोई उम्मीद भर नहीं आती, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके साथ में। ये था हमारा आज का गालिब, और हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। और आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और घर पर है कि जितना टाइम हो सके उतना आप अपने एग्ज़ाम के लिए निकालिए। हो सकता है कि तुम सोचो कि वहाँ पे मदद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें तो तैयारी करके चलना है खुद घर से ही। और उम्मीद है कि उर्दू में आपके अगर तुमने क्लासें अच्छी तरीके से सुन ली तो तुम्हारे यहीं तुम पास हो जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ वही तुम्हारे सामने आएगा। और ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव तुम जरूर जाकर देख लेना उस पर, जो हमारे सालार उर्दू चैनल है उस पर जाकर तुम देख लेना। और अच्छे से तुम्हारे वहाँ समझ में आज आ भी जाएगा जब तुम ऑब्जेक्टिव देखोगे। उसमें सारी वीडियोस हैं, लेकिन तुम्हें देखनी है गज़लों की बस। बाकी जो होगा हम बता देंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।